हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जसपा स्वागत करती हूँ आपका एक और एमसीक्यू सेशन में। तो देखिए, आज हम करेंगे आपका टेस्ट नंबर 5 और इससे पहले हम 4 टेस्ट कर चुके हैं। उससे भी पहले हमारी YouTube की टीचिंग एप्टीट्यूड मास्टरी सीरीज चली थी, जिसे अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। 15 प्योर लेक्चर्स थे जिसमें आपके 10 यूनिट्स जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के वो अच्छी तरह से कवर किए गए हैं। अच्छी तरह से कहने का मतलब बेसिक्स हमने सारे कवर कर रखे हैं, बेसिक आपका वही से आएगा। बाकी आप और ज्यादा एनहांस अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हैं। प्लस इसके बाद एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी और एमसीक्यू सेशन में आप जानते ही हैं मंडे और ट्यूसडे को मेरी क्लास होती है, वेडनेसडे को जीएस वाले जो सर हैं आपकी वो क्लास लेंगे, यानी आप जीएस के एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद थर्सडे फिर मेरी क्लास होगी और फ्राइडे को फिर आपको हिंदी के एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टेस्ट 5। आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है। तो सबसे अच्छे तरीके से हम बच्चों का कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं? पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो इसमें आप जानते ही हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है ये बेस्ट मेथड है बच्चों का इवैल्यूएशन या असेसमेंट करने के लिए। नेक्स्ट चलेंगे, it includes the use of audio visual equipment which is referred to as the hardware aspect of the education technology. It is, तो ये जो हार्डवेयर एस्पेक्ट है इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है, ये है आपका टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रौद्योगिकी। ठीक है, हार्डवेयर जो आपकी अप्रोच होती है वो शिक्षा में प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ऑन टीचर्स डे 2017 which portal providing national digital infrastructure for teachers was launched? दीक्षा, शिक्षा, ज्ञान या शक्ति? तो टीचर्स डे वाले दिन यानी 5 सितंबर 2017 को कौन सा आपका पोर्टल लॉन्च हुआ था? तो ये था आपका दीक्षा। ठीक है, तो आपके डिजिटल जो मीडियम्स हैं एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनसे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछ लेते हैं, इसलिए आप उनको भी नेट वगैरह से कवर करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के दायरे में शामिल है फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सिलेबस, वित्त, मानव संसाधन या पाठ्यचर्या। तो भाई आपका एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आप इन सभी पे ध्यान दोगे। आपका अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, फाइनेंसेस उसके देखोगे, ह्यूमन रिसोर्स जिसमें आपके क्या आ जाएंगे, टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट्स वगैरह सब आ जाएंगे, उनको मैनेज करना। फिर सिलेबस, आप थ्रू आउट द जो ईयर है आप क्या सिलेबस रखने वाले, करिकुलम रखने वाले, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये 1 2 3 तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो संस्थागत नियोजन को हम और क्या कहते हैं? एरिया प्लानिंग, ग्रास रूट प्लानिंग, विलेज प्लानिंग, लोकल प्लानिंग। देखो प्लानिंग ना टॉप से अगर देखोगे तो सेंट्रल लेवल पे हो रही है, स्टेट लेवल पे हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, ब्लॉक लेवल पे हो रही है। सबसे निचला स्तर स्कूल लेवल पर जो हो रही है ना, जो प्लानिंग हो रही है वो सबसे नीचे वाला स्तर हो गया, तो ये ग्रास रूट प्लानिंग है। ठीक है, ग्रास रूट प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लोकल लेवल इज नोन एज, अगर क्या हो रहा है सबसे लोकल लेवल से शुरू होकर फिर ऊपर की तरफ प्लानिंग बढ़ रही है तो उसे हम कौन सी अप्रोच कहेंगे? टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, सेंट्रलाइज अप्रोच, मिक्स्ड अप्रोच। तो सीधे से पता चल रहा है कि आप लोकल लेवल यानी कि बेसिक से शुरू करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की ओर का दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आपके वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपका एक टॉपिक है, एक यूनिट है आपका। तो वैल्यू का मतलब क्या है? मूल्य क्या होते हैं? ठीक है, कार्य करने के लिए गाइड है, ठीक है, सिद्धांतों का स्रोत है, निर्णय का स्रोत है, उपरोक्त सभी। तो देखो अगर वैल्यूज आपके अंदर होती हैं तो मूल्य अगर आपके अंदर होंगे तो आपके एक्शंस को ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं। प्रिंसिपल होते हैं सोर्स का, आपके सिद्धांत इस पर आधारित होते हैं और आप जजमेंट सही ले पाएंगे अगर आपको सही और गलत की पहचान है। ये किससे आएगा? जब आपके अंदर मूल्य होंगे। तो ये सभी होंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कैन बी डिसिप्लिन्ड बाय, तो बच्चों को अनुशासित किया जा सकता है दंड देकर, ये तो नहीं होना चाहिए। बार बार उनकी गलतियों को अनदेखा करके, ये भी नहीं होना चाहिए, बार बार गलतियों को अनदेखा भी नहीं करना। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बेइज्जत करके, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करके जिससे उनमें अनुशासन
स्वयं भीतर से जागृत हो सके। बिल्कुल सही, डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आपको बच्चों के सामने एक अपने आप को उदाहरण, एक एग्जाम्पल की तरह अपने आप को सेट करना, एक आइडियल की तरह, जिससे कि बच्चे आपसे प्रभावित होकर अपने अंदर भी वो डिसिप्लिन लेकर आए, क्योंकि आज का जो डिसिप्लिन है, मॉडर्न डिसिप्लिन है सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है, पहले इन्हें देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण में बराबर महत्व देना। बिल्कुल सही, हर बच्चे के हर प्रकार का जो पहलू है व्यवहार है उसमें हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप किसी बच्चे के किसी एक प्रकार के एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें, किसी के दूसरे एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें। फिर प्रत्येक विद्यार्थी का विविध प्रकार की परिस्थितियों जैसे कक्षा, समिति के काम, वाद विवाद, खाने, छुट्टी आदि में निरीक्षण करना। बिल्कुल, बच्चे का ओवरऑल हमें ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। ये नहीं सिर्फ उसके टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे हम उसे एनालाइज करें, बच्चा कक्षा में कैसा बिहेव कर रहा है, छुट्टी के बाद कैसे बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई एक्टिविटी उसे करवाई गई है, कोई डिबेट उससे करवाया जा रहा है, वहां पर वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्ति से तुलना करना नहीं, तुलना करना नेगेटिव है, कंपैरिजन आप बच्चों का नहीं करना है, सब अपने आप में अलग और यूनिक होते हैं। और अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सावधान रहना, तो ये बिल्कुल सही है, अपने पूर्वाग्रहों के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, टू बी केयरफुल अबाउट योर प्रेजुडाइसेस। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमें 1 2 3 वाला 4 वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है कोई। 1 तो सही है यहाँ पर, 2 भी सही है यहाँ पर। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पर फिर क्या आना चाहिए आपका, 1 और 2 तो बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन उस केस में ए आएगा। ठीक है, 1 2 यहाँ पे हमारे हिसाब से सही है। अब 4 1 2 4 वाला ऑप्शन हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर ये 1 और 2 वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, देख सकते हैं आप, ये हमारा यूके लेक्चर स्क्रीनिंग का, यूके का जो आपका लेक्चर स्क्रीनिंग एग्जाम है उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है, जो कि आपका वेट श्री क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगी, और दीपक सर आपके बाकी के जो अन्य सेक्शंस है, आपका जीएस हो गया, यूके हो गया, साथ ही साथ हिंदी और रीजनिंग, वो वाला पोर्शन यहाँ पर उसके एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और डिटेल में जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन सी एक्टिविटी जो है आपकी शैक्षिक प्रशासन में शामिल है। प्लानिंग बिल्कुल होती है, आप प्रशासन कैसे करोगे, योजना आपको बनानी पड़ेगी। लीडरशिप, बिल्कुल नेतृत्व आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर अंडर एक टीम काम करती है। कंट्रोलिंग, चीजों पर नियंत्रण भी रखोगे, तो ये सभी चीजें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है आपका न्यूपा। न्यूपा इज मेनली कंसर्न विद, NUEPA, ये किससे संबंधित है, एजुकेशनल सुपरविजन से, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, एजुकेशनल प्लानिंग से, एजुकेशनल इवैल्यूएशन से। देखो, भारत में न्यूपा एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च जो है आपकी एक बॉडी है जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को या प्लानिंग को ये देख रही है, ये प्लानिंग से जुड़ी हुई। ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपका क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, शैक्षिक योजना से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट टीचिंग, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया, आपसे पूछा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षण एक कला के साथ साथ विज्ञान है, सही बात है। शिक्षण शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता है, ये भी बिल्कुल सही है। फीडबैक डिवाइस के माध्यम से शिक्षण में सुधार होता है। ठीक है, टीचिंग इंप्रूव होना चाहिए थ्रू मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस, बिल्कुल सही। फीडबैक डिवाइस जैसे कि आपके हो गए माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, ठीक है, इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने शिक्षण में सुधार ला सकते हो। तो ये सारी ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका, एक विद्यार्थी का एक ही कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होना कहलाता है। अपव्यय, अवरोधन, अपव्यय और अवरोधन की समस्या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक बच्चा अगर बार बार एक ही कक्षा में रुक रहा है, फेल हो रहा है, तो ये अवरोधन की समस्या है, बी। ठीक है, बी। वेस्टेज कब होता है, वेस्टेज तब होता है जब बच्चे ने आपका स्कूल में एडमिशन तो लिया, लेकिन बीच में ही अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले बीच में छोड़ दिया, तो वो वेस्टेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एक छात्र के व्यक्तित्व विकास में मदद करेगी। व्याख्यान सुनना, खेलना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आपकी एक्टिविटीज जो है बच्चे के अलग अलग पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स को डेवलप कर रही हैं।
अगर लेक्चर को सुन रहा है उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट बढ़ता है, ठीक है, बच्चा ज्ञान अर्जित कर रहा है, खेलने से उसके अंदर सोशल जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं वो आती हैं, तो यहाँ पर आप सोशल एस्पेक्ट को देख सकते हैं, वो डेवलप हो रहा है, कल्चर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी क्रिएटिविटी एनहांस हो रही है, यहाँ से भी कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट डेवलप हो रहे हैं, तो पर्सनैलिटी के अलग अलग हिस्सों को डेवलप कर रही है सभी एक्टिविटीज, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पे चलेंगे, आईसीटी के कम्युनिकेशन टूल किस नाम से जाने जाते हैं? तो आईसीटी के जो कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं उनको हम वेब 2.0 नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आधारित शिक्षक अधिगम के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग लर्निंग? ये बहुसंवेदी और संवेदी वितरण है, बिल्कुल सही। जब आप कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग कर रहे होते हैं तो बच्चा वहां एनिमेटेड फॉर्म में चीजें देख रहा है, सुन रहा है, खुद से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, गतिविधि भी कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा साइकोमोटर में ये नहीं कि उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ रहे हैं, लेकिन एक्टिव इन द सेंस कैसे है, वो क्वेश्चन आंसर्स को खुद से सॉल्व कर रहा है, ठीक है, इन्वॉल्व है वो। शिक्षक शिक्षार्थी सक्रिय है, जैसा कि हमने कहा यहाँ पे सक्रिय है। संचार कौशल एवं सहयोग, कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे और कंप्यूटर उसे हेल्प भी कर रहा है आगे बढ़ने में, टीचर भी यहाँ पे कोऑपरेट कर रहा है, तो ये सारी ही चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, चौथा भी है बहुसांस्कृतिक शिक्षा, मल्टीकल्चरल एजुकेशन, बिल्कुल मल्टीकल्चरल एजुकेशन यहाँ बच्चे को उसके थ्रू मिल सकती है, कंप्यूटर में जिस भी तरह की चीजें आप फीड करेंगे वो बच्चे को बता सकता है, मल्टीकल्चरल यहाँ पर हो सकता है, इंडिविजुअलाइज किया जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर अलग अलग भाषाओं के बच्चे आपके पास हैं तो आप कंप्यूटर में अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है उस प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चों को जब देखने के लिए मिले तो वो अपनी भाषा में ज्यादा ऑब्वियसली कंफर्टेबल फील करेंगे, तो उसमें सीख सकेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे ही पॉइंट्स कहीं ना कहीं सही है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो। नेक्स्ट है 17, निम्न में से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर के अंतर्गत आता है? सीपीयू, माउस, माइक्रोचिप्स, कीबोर्ड, मॉनिटर, ड्राइव, उपरोक्त सभी। तो देखो सीपीयू और माउस, जो चीजें टच कर सकते हो वो हार्डवेयर में टच कर सकते हो, माइक्रोचिप्स, कीबोर्ड टच कर सकते हो, मॉनिटर और ड्राइव टच कर सकते हो, सारी चीजें जो हैं ये आपकी हार्डवेयर में आएंगी, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार दिया है, हु गेव साइको एनालिटिकल आइडिया ऑफ पर्सनालिटी? फ्राइड, गेस्टाल्टिस, कैटल, वुडवर्ड, तो ये दिया है फ्राइड है। 19th क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासनहीनता रोकने संबंधी रणनीति के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य बताना है। अनावश्यक व प्रतिकूल कार्य, व्यस्तता, विश्वास, प्रशंसा, सुनियोजित व स्पष्ट क्रियाकलाप, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये अनुशासनहीनता रोकनी है ना, तो अनुशासनहीनता रोकने के लिए बच्चे को बिजी रखोगे, उसको उसका ट्रस्ट जीत लोगे, उसको एंकरेज करोगे, प्रशंसा करोगे उसकी, तो ऑब्वियसली बच्चा काम में ही लगा रहेगा और इनडिसिप्लिन नहीं होगा। सुनियोजित स्पष्ट क्रियाकलाप, एक्टिविटीज होंगी, वेल प्लान्ड एक्टिविटीज अगर आपकी होंगी, एकदम क्लियर होंगी, तो बच्चे उसमें अच्छे से इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये दोनों तो हमें ठीक लग रहे हैं, लेकिन अनावश्यक और प्रतिकूल कार्य, बच्चे की इच्छा है नहीं फिर भी आप उससे करा रहे हैं, जरूरत नहीं है और मतलब उसकी इंटरेस्ट के विरुद्ध है, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या है उस काम में मन नहीं लगाएगा और इनडिसिप्लिन की समस्या उत्पन्न होने लगेगी, तो ए ऑप्शन है। और 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वाज गिवन बाय स्प्रेंजर, मिल्टन रॉकी, फ्राइड, नन ऑफ द अबव। तो टर्मिनल वैल्यूज और जो आपकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज का हिंदी वैसे ये वाला वैल्यू नहीं होगा, कुछ और होगा इसके, पर ये जो है आपका किसने दिया था? तो ये मिल्टन रोकिच ने दिया था आपका, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके कवर कर लिए हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को दीपक सर की क्लास होगी, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज मिक्स कराए जाएंगे। वेडनेसडे को मेरी क्लास होगी, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की। इसके अलावा इन एमसीक्यू, ये तो आपकी लाइव क्लासेस हैं, इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड एमसीक्यूज और इनकी पीडीएफ भी मिलेंगी बाइलिंगुअल, ठीक है। इसके लिए आपको वेदश्री क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप फॉर्मेट देखना चाहते हैं किस फॉर्मेट की है, तो आप यूट्यूब पे जाकर सैटरडे को हमारी ये क्लास देख सकते हैं डेमो के लिए, इसी टाइप के फॉर्मेट में हमारी ये क्लासेस कवर होने वाली है। एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अभी आपकी तैयारी के लिए। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो अपना फीडबैक हमें जरूर कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।